हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और चाइना की। जी हाँ, हम देखेंगे कि आज के दिन भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और चाइना कहाँ पर। वैसे तो इन दोनों का कंपैरिजन बेमानी है, क्योंकि चाइना ने जो मुकाम हासिल किए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे भारत कोसों दूर है। पर क्या वजह है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 में चीन, उसके बावजूद भी चीन ने जो मुकाम पे आज बैठा है, जिस तरह से वो एक शक्तिशाली देश बन गया है, उसका नाम टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है, वहीं भारत का नाम वहाँ पर नहीं है। जबकि भारत का नाम होना चाहिए, क्योंकि वो 2 साल पहले आज़ाद हुआ था चाइना से। पर इसके पीछे बहुत सी वजहें हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो जब से चाइना का गठन हुआ, वो आज़ाद हुए, उन्होंने शुरू से एक बहुत सिंपल पॉलिसी रखी कि वो सबको बराबर ट्रीट करेंगे, हर वर्ग को। हर वर्ग से मतलब था हर तरह के वो लोग जो काम करते आजी लोग हैं, उनको वो एक बराबर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो थी वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, वो कंट्री एक सोशलिस्ट कंट्री है। वहीं भारत अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर, एक सेकुलर कंट्री के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा पूरे विश्व के सामने। जहाँ चीन एक तरफ डाइवर्सिटी में विश्वास ना रखते हुए अपने लोगों पे, उन्होंने जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उन पे ज़्यादा विश्वास किया, वहीं भारत ने शुरू से गाना गाया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, माफ़ कीजिएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में जब हम कहते हैं हमारे यहाँ सभी प्रांत, सभी देशों के लोग आके रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। होना भी चाहिए, हर देश को अतिथि को सम्मान देना चाहिए। पर वहीं चाइना ने हमेशा से अपने ही लोगों को, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे शुरू से, उनके ऊपर ही फोकस रखा, उन्हीं को बढ़ाया, उन्हीं की पीढ़ियों को आगे बढ़ाने में ज़्यादा रखा। अगर हम बात करें एक बहुत बड़े टॉपिक की, तो चाइना शुरू से ही अपनी सीमाएं बढ़ाने में ज़्यादा विश्वास रखता रहा। चाहे वो तिब्बत के ऊपर कंट्रोल करना हो, ताइवान के ऊपर कंट्रोल करना हो, हांगकांग के ऊपर कंट्रोल करना हो, चाहे भारत के कुछ पोर्शंस पे भी अतिक्रमण करना हो, चाइना ने शुरू से ही इस बात पे बहुत जोर दिया अपनी पॉलिसीज में कि वो दूसरे देशों को जहां तक वो सीमाएं अपनी बढ़ा सकता है बढ़ाए। वहीं भारत 1947 से लेकर आज तक केवल अपनी सीमाएं बचाने में ज़्यादा रह रहा है। हाँ, हमने बीच में बांग्लादेश को बनाया है, हमने दूसरे देश की सीमाएं जरूर बढ़ाई या दूसरा देश बनवाया, वो भी अच्छी बात है, पर हम अपनी सीमाओं को बचाने में ज़्यादा मशगूफ दिखे शुरुआती दौर से। वहीं अगर बात करें व्यापार की, तो व्यापार में चाइना आज के दिन 124 कंट्रीज यानी कि 124 देशों के साथ व्यापार कर रहा है, जहां एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है। वहीं भारत अगर हम करें बड़े कंट्रीज या बड़े देश जिनके साथ व्यापार कर रहा है, तो वो 21 ही दिखाई देते हैं। कुछ और कंट्री, छोटे मोटे कंट्रीज 30-40 कंट्रीज और भी हैं, पर बड़े कंट्री जहां पे बड़ा बल्क हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स होते हैं, वो 21 ही हैं। इन सब बातों को सोचने और समझने के बाद मेरा निष्कर्ष जो मैंने निकाला है, मेरी समझ कहती है कि क्या वजह है इसके पीछे। इसके पीछे वजह बहुत साफ है। भारत के ऊपर शुरुआत से लेकर अब तक एक परिवार की बेटी और उनके पिताजी श्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी सपुत्री इंदिरा गांधी जी ने, अगर हम पूरी तरह बात करें तो एग्जैक्ट फिगर है मेरे पास, 27 साल 345 दिन राज किया है। अगर आप पूरे विश्व के हर देश की बात करें कि वहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे आती है, जब एक लंबे कार्यकाल तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट रहता है, उससे स्टेबिलिटी आती है। पर भारत में उल्टा है। एक परिवार ने, एक पार्टी ने हमारी इंडिपेंडेंस से अब तक 54 साल राज किया, पर स्टेबिलिटी कभी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने मूलभूत चीज़ों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। उनका ध्यान शायद, अपनी कहना गलत भी हो सकता है, पर मेरी राय यही है, अपनी जेबें भरने पे ज़्यादा ध्यान दिया। जिस पार्टी की नींव ही इसलिए रखी गई थी और एक अंग्रेज ने रखी थी, उस पार्टी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, ये मेरा मानना है। चाइना ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था उस दौर में, जिस दौर में हम पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे या बांग्लादेश की स्थापना में जुटे हुए थे। उस दौर में चाइना का एक्सपोर्ट लेवल वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में हुआ करता था, क्योंकि चाइना ने एक अलग तरह का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शुरू किया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, एक चीज़ की नहीं कि एक चीज़ 10,000 की बनाए वो,
उन्होंने 100 चीजें 1000 की बनानी शुरू करी ताकि उनकी जो रीच है, लोगों तक पहुंचने की समझ है, वो बढ़े। उन्होंने 10,000 की एक चीज नहीं बनाई, उन्होंने छोटे छोटे काउंटर्स को बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू किया जो वर्ल्ड के हर कोने में पहुंचे। हम 1991 में भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, क्योंकि हमें 44 साल लगे समझने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी को। हमें 44 साल लगे ये बात समझने के लिए कि कैसे वो महंगी चीजें जो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं उन पे टैक्स ड्यूटी घटाने से वो सस्ते दाम पे हमें मिल सकती हैं। ये वो वक्त था जब चाइना तकरीबन 70 देशों में अपने द्वारा बनाई गई चीजों को एक्सपोर्ट करता था। जी हाँ, 70 देशों में। पर हमें 44 साल लगे समझने के लिए। ये थी हमारी गवर्नमेंट, ये थी हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे पुरानी पार्टी, उसमें एक कई लीडरशिप, और उसको कंपेयर करते हैं हम आज के दौर से। आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो पिछले 6 सालों में 18 बड़े ट्रेड टाइज हमने कंट्रीज के साथ स्थापित की हैं, जिसमें के कुछ सुपर पावर्स भी हैं, शुमार हैं, जैसे कि रशिया, जैसे कि यूएसए। ये पिछले 6 साल में है। एक गवर्नमेंट के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने टोटल जो एमओयू साइन किए थे किसी और कंट्री के साथ या ट्रेड टाइज किए थे वो थे 128 इन 10 ईयर्स। वहीं आज की हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 6 सालों में अब तक, मैं पिछले 6 सालों की बात कर रहा हूं, अब तक 84 एमओयू साइन कर चुके हैं, जिसमें 5.63 मिलियन, ओनली 5.63 मिलियन का केवल खाद्य पदार्थ और मिनरल्स का एक्सपोर्ट है। जी हां, ये केवल एक कॉमोडिटी में शेयर कर रहा हूं। अगर आप इसकी एवरेज के हिसाब से भी 10 ले तो 50 मिलियन का एक्सपोर्ट आता है केवल। उसके बावजूद कुछ ऐसे भी पैक्ट साइन हुए जिसमें हमें बहुत सी चीजें फ्री ऑफ टैक्स भी मिल रही हैं, दूसरे कंट्रीज से विदाउट एक्साइज ड्यूटी भी मिल रही हैं। ये सब सोच समझने के बाद भी अगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो भगवान आपका भला करे, मैं तो यही बोल सकता हूं, क्योंकि आप लोग ऑब्सेस हो चुके हैं एक पार्टी से और एक सरनेम के साथ। अगर आपने उस सरनेम की हिस्ट्री पढ़ ली होती, जो सरनेम आज के दिन प्रचलित है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपने काम अपने कार्यकालों में किए हैं। हो सकता है कुछ कमी बेसी उनसे भी रही हो, बहुत अच्छे काम भी उन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं, बट आज के दिन जिस सरनेम के साथ आपका ऑब्सेशन है ना, वो सरनेम शायद नहीं होता अगर हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर की सोच ऐसी ना होती कि उनको अपनी इमेज की नहीं पड़ी होती। वो सरनेम आज खान होता, ना कि गांधी। तो आप लोग समझ लीजिए या आप लोग पढ़ लीजिए, डिसीजन आप लोग खुद ले लीजिए कि हम इतना वास्ट डिफरेंस हम दो कंट्रीज के बीच आज के दिन क्यों है कि एक सुपर पावर है और डेवलप्ड कंट्री बन चुका है और दूसरा अभी डेवलपिंग कंट्री में ही शुमार है। हाँ, इसका ठीकरा फिर से मोदी जी पर मत फोड़ देना कि 6 सालों में उन्होंने क्या किया है। 6 सालों में जो उन्होंने किया है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। बात उन 60 सालों की है कि उन 60 सालों में क्या हुआ है। धन्यवाद।